दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं आपके सामने जो हमारी श्रृंखला चल रही थी भौतिक विज्ञान की घटना चक्र पूर्वावलोकन, जिसमें आज हमारा पार्ट 9 है। और इसमें हम क्वेश्चन देख रहे थे आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न, यानी कि रेलवे एग्जाम में जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं या घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा जितने भी प्रश्न आए हैं उनको हम देख रहे हैं इस क्लास में। तो इसके हमने 8 क्लास और पीछे कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पीछे जाकर आप शुरुआत से देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले प्रश्न के साथ में और इसकी व्याख्या को भी साथ में देखते चलेंगे। और इस क्लास को आप रेलवे के अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं जहां भी साइंस पूछी जाती है, क्योंकि साइंस तो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करेंगे आज हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? ए लोहे की कील, बी बर्फ, सी कार्क, डी थर्मोकोल। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। और बात करें यहाँ बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। कार्क का घनत्व यह भी कम होगा और थर्माकोल का घनत्व यह भी कम होता है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को एक बार। व्याख्या में दिया है, जो वस्तुएं जल में डूब जाती हैं सामान्यतया उनके घनत्व का मान जल के घनत्व से अधिक होता है, तथा जो वस्तुएं जल पर तैरती रहती हैं उनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बर्फ, कार्क तथा थर्मोकोल के टुकड़े जल पर तैरते हैं, अतः इन पदार्थों का घनत्व जल से कम है। लोहे का टुकड़ा या कील डूब जाती है, अतः लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। तो बढ़ेंगे अब हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो इसका मतलब है कि ए वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रणोद वस्तु के भार से अधिक है, बी पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम है, सी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, डी वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रणोद वस्तु के भार से कम है। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर यदि देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रणोद वस्तु के भार से अधिक होता है। इसलिए यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो इसका मतलब यही होता है। आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। कोई वस्तु पानी में तब डूब जाएगी तब वस्तु का भार वस्तु पर पानी के कारण कार्यरत उत्प्लावन बल या ऊपर प्रणोद से अधिक होगा, अतः विकल्प ए में दिया गया कथन गलत है क्योंकि यह उक्त नियम के उलट है। सॉरी, यहाँ पर देखते हैं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि इसमें पूछा जा रहा था कि हमारा कथन गलत है या सही है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें से यही हमारा गलत हो जाएगा, ए वाला सही उत्तर है इसका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ए दुग्ध मापी लैक्टोमीटर, बी आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, सी द्रव घनत्व मापी हाइड्रोमीटर, डी पनडुब्बी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या को। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा सारी आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। प्रश्नगत विकल्पों में लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि हाइग्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पर हमारे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद में हम फिर से MCQ लगे हुए हैं, उनको देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले वन लाइनर के फॉर्म में जो ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 2014 तक तथ्यात्मक रूप से पूछे गए हैं। यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है तो ठोस तैरेगा। अगला पॉइंट, पानी से भरी कार्ययुक्त बोतल को जब जमाया जाता है तब यह टूट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। जैसे कि आप कभी कभी फ्रिज के अंदर यदि कांच के बोतल में पानी को भर करके उसमें बर्फ़ जमाएंगे तो उसका बर्फ़ का आयतन बढ़ जाएगा और कांच की बोतल टूट जाएगी। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला पॉइंट। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। अगला पॉइंट, पारा शीशे को नहीं भिगोता क्योंकि पारे के अणुओं के मध्य व्याप्त असंजन बल पारा एवं शीशे के अणुओं के मध्य व्याप्त असंजन बल से अधिक होता है। अगला पॉइंट, जल में तैरते हिमखंड का आयतन 1/9 होता है, यानी कि जब आप किसी भी बर्फ़ के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो उसका 1 भाग सिर्फ ऊपर दिखाई देगा, बाकी 8 भाग नीचे। पानी में डूबा रहेगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व 2 गुना हो जाता है। अगला पॉइंट, गैस लाइटर, गैस स्टोव, बुनसेन बर्नर में से बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट, एक पाइप या स्ट्रा के माध्यम से शीतल पेय पीना संभव होने का कारण केशिका क्रिया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है। यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा डूब जाएगा। अगला पॉइंट, कड़ाके की ठंड पड़ने से झीलों की ऊपरी सतह जम जाती है, लेकिन उसके अधोभाग पर जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यानी कि झील का कुछ ऊपर का ही हिस्सा जमता है, बाकी नीचे का जो हिस्सा होता है पानी का वह नहीं जमता, वह यानी द्रव भाग में बना रहता है। अगला पॉइंट है, द्रवों का नियत आयतन परंतु कोई नियत आकार नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, जल में किसी डिटर्जेंट को या साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला पॉइंट है, पृष्ठ तनाव द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट, जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला पॉइंट है हमारा, द्रव का मुक्त
पृष्ठ एक सीट की तरह व्यवहार करता है और सबसे छोटे क्षेत्रफल में संकुचित होने के लिए प्रवृत्त रहता है। ऐसा होने का कारण संसंजन बल यानी कि कॉन्सिशियन फोर्स होता है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है वाष्पन और संघनन वर्षा कराने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। अगला पॉइंट पानी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। इस कारण पानी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट को देखेंगे। अगला पॉइंट है वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने को घनत्व कहा जाता है। अगला पॉइंट किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल गोलाकार सतह पर स्पर्शी की दिशा में लंबवत रूप में सक्रिय होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर दिया गया है ताप एवं दाब लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य 2016-17 तथ्यात्मक प्रारूप। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है किस पर नामित है, तो हो जाएगा एंडर्स सेल्सियस पर। अगला पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट मानव शरीर का औसत तापमान क्या है या क्या होता है, तो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98 फ़ारेनहाइट होगा। 98 फ़ारेनहाइट। और ये 4 ऑप्शन इसी के दें तो यहाँ वहाँ पर लगा देना 98.6 फ़ारेनहाइट क्योंकि यह माइनर मिस्टेक है और क्वेश्चन में यही छोटी छोटी गलतियाँ से हमारे नंबर कट जाते हैं। अगला देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4-8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा हाइपोथर्मिया। अगला पॉइंट लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है या अधिकतम होगा, तो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर्वाधिक पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। आगे देखते हैं। अगला है लकड़ी, हीरा, पानी एवं माइका में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है, तो हो जाएगा लकड़ी। अगला पॉइंट कथन सही है, क्या सही है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व या जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता था, मरकरी में। अगला पॉइंट गर्मी सीधे कहाँ से संदर्भित नहीं होती, तो हो जाएगा थर्मल ऊर्जा का मापन। अगला पॉइंट रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में। अगला पॉइंट क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है, कम तापमान। अगला पॉइंट
परम शून्य किस ताप को दर्शाता है? तो 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। अगला पॉइंट, पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता था? राडा रेंज। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला पॉइंट है, माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग क्यों करना चाहिए? तो हो जाएगा, चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा रह सकता है। अगला पॉइंट, अभिकथन, यह देखा गया है कि भैंस गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करती है। आगे देखेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अभिकथन है, हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो कारण देखेंगे यहाँ पर, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक हैं। तो यहाँ पर ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला पॉइंट है, अभिकथन, हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं। कारण, पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, अभिकथन ए, 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। कारण, एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है। तो देखते हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, उष्णता या हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। अगला, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो हो जाएगा डिपोजिशन। अगला पॉइंट, कंडक्टिव, रिफ्रैक्टिव, रेडिएक्टिव एवं कनेक्टिव में से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा, हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? तो जाएगा एक्सपांशन। अगला पॉइंट, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जाएगा एनीलिंग। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। बी, लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 के बीच में वस्तुनिष्ठ प्रारूप यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखते हैं यहाँ पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। और यहाँ पर शायद आपको कुछ धुंधला दिख रहा, तो हम इसको जूम कर देंगे। ए, पानी का क्वथनांक घट जाता है। बी, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। सी, यह ऊष्मा का जल्दी अवशोषण करता है। डी, ऊष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है। ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। देखते हैं इसके सलूशन को। दिया है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक दाब अधिक होने पर बढ़ जाता है। अधिक ऊंचे ताप पर उबलने के कारण वह खाद्य सामग्री को अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे भोजन शीघ्र ही पक जाता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम, बी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगता है, या 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पानी उबलने लगता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी व्याख्या को जरा सा। पहाड़ों पर दाब कम हो जाता है, अतः पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। ए जलावन का अभाव रहता है, बी पानी का घनत्व बढ़ जाता है, सी वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, डी वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से ये देखें, इन चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ऊंचाई पर खाना देर से पकता है। उसका कारण है डी वायुमंडलीय दाब घट जाता है। देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। दिया है, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। खाना पकाते समय पानी का ताप कम रहने के कारण खाना देर से पकता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पारा का निम्नतम हिमांक कितना है। ए -4 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी -39 डिग्री सेल्सियस, डी -69 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर पूछा जा रहा पारा का निम्नतम हिमांक कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी -39 डिग्री सेल्सियस। पानी का निम्नतम हिमांक है, ये नहीं, पारा का निम्नतम हिमांक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पहले इसकी व्याख्या को देखेंगे थोड़ा सा। एक पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इसका हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस एवं क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निरपेक्ष शून्य ताप पर ए पानी जम जाता है, बी आणविक गति रुक जाती है, सी सभी गैस द्रव हो जाती हैं, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। देखेंगे इसकी व्याख्या को। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। इस ताप की प्राप्ति केवल प्रयोगशाला में हो सकती है। निरपेक्ष शून्य ताप को 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त किया जाता है। इस ताप पर पहुंचते ही अणुओं की गति रुक जाती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1270-1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए थर्मल क्रैकिंग, बी प्रभंजन आसवन, सी थर्मल डिस्टिलेशन, डी कैटलिस्ट क्रैकिंग। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में इसका सही उत्तर देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है हमारा बी प्रभंजन आसवन। बढ़ेंगे इसकी व्याख्या की तरफ।
दिया है इसमें प्रभंजन आसवन में पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाए। कोयले के प्रभंजन आसवन से कोयला गैस का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता में क्या फर्क आएगा। यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शन के माध्यम से। ए घटती है, बी बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पी, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। देखेंगे इसकी थोड़ा सा व्याख्या को। विलेयता बढ़ जाती है क्योंकि इससे शक्कर के अणुओं को तोड़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी प्रकीर्णन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन 5 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या। संवहन या कन्वेंशन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर ए इसके द्वारा कार्य किया जाता है, बी इस पर कार्य किया जाता है, सी कुछ अवधि के लिए इस पर कार्य किया जाता है, डी कुछ अवधि के लिए इसके द्वारा कार्य किया जाता है, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन 5 ऑप्शन में से इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखें तो सही उत्तर हो जाएगा ए गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और देखेंगे आगे इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है क्योंकि ये कोई समतापीय प्रक्रम द्वारा कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ए ताप के अच्छे शोषक होते हैं, बी ताप के अच्छे रोधक होते हैं, सी ताप के अच्छे वितरक होते हैं, डी सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ई ताप के अच्छे संग्राहक होते हैं। तो यहाँ पर इन 5 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी व्याख्या को। ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े के बीच में हवा होती है जो ऊष्मा के कुचालक का कार्य करती है, इसलिए ऊनी कपड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, बी उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सी सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, डी यह एक परंपरा है। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि
सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। जब सफ़ेद कपड़े आप पहने होंगे तो सूर्य की रोशनी जो हमारे कपड़ों पर पड़ती है तो इसका आधे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि परावर्तन के कारण किरणें वापस हो जाती हैं और सोखती नहीं हैं, तो हमें गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। इसी प्रकार हमारा छाते में भी कार्य होता है। जब ऊपर सफ़ेद रंग का पट्टी लगी होगी छाते के ऊपर तो सूर्य की रोशनी पड़ने पर इधर से आई और इधर की तरफ मुड़ जाएगी, तो हमारा छाता ज़्यादा गर्म नहीं होगा, यानी कि सफ़ेद होने के कारण अवशोषित नहीं करेगा ताप को और हमें इसके नीचे गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी। उसी प्रकार यह सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं गर्मी के सीजन में। देखेंगे यहाँ पर इसके सल्यूशन को। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं तथा सफ़ेद वस्त्र ताप को परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि ए. सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। बी. सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। सी. सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने देखा तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा बी. सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना बहुत ही लाभदायक होगा। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? ए. जब तापक्रम अधिक और हवा सूखी हो। बी. जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। सी. जब तापक्रम कम और हवा आर्द्र हो। डी. जब तापक्रम कम और हवा सूखी हो। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी. जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो। देखेंगे इसके सलूशन को एक बार। जब तापमान अधिक होगा और हवा आर्द्र हो तो शरीर से पसीना सबसे अधिक मात्रा में निकलता है, क्योंकि वायुमंडल में नमी की मात्रा होने से पसीने का वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? ए. चालन एवं विकिरण द्वारा। बी. चालन एवं संवहन द्वारा। सी. संवहन एवं विकिरण द्वारा। डी. चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। तो इन चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें कि धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी. चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न के पहले हम इसकी व्याख्या को देखेंगे थोड़ा सा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा और द्रवों एवं गैसों में संवहन द्वारा होता है, अतः कप से धातु को मिली ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा, स्वयं कॉफी में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा एवं कॉफी के ऊपरी पृष्ठ के वाष्पन एवं विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ए. ध्वनि के बराबर। बी. प्रकाश के बराबर। सी. पराश्रव्य तरंगों के बराबर। डी. इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से देखें कि ऊष्मा विकिरण की गति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी. प्रकाश के बराबर। आगे देखते हैं इसके अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है, बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफी सबसे ठंडी पाई जाएगी? ए खुरदरा सफ़ेद, बी चमकीला सफ़ेद, सी खुरदरा काला, डी चमकीला काला। तो इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर देखें कि बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में से एक साथ गर्म कॉफी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफी सबसे ठंडी पाई जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी खुरदरा काला। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार। काला रंग विकिरण का अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ एक अच्छे परावर्तक की भांति भी कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगा क्योंकि ए लोहा उच्च तापक्रम पर होता है, बी लोहा लकड़ी से काला होता है, सी लोहा अधिक ऊष्मा को सोख लेता है, डी लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इन ऑप्शन के अनुसार देखें कि एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगा क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसकी व्याख्या को। लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। लोहे के अधिक गर्म होने का कारण इसका सुचालक होना है। इस कारण लोहा ज़्यादा अधिक गर्म होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ए क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, बी क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है, सी आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आपने रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप देखा होगा कि 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है। यदि छोटा सा स्थान 2 पटरियों के बीच में नहीं छोड़ा गया, जैसे कि इन पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाएगा, जब पटरियाँ गर्मी के मौसम में गर्म होंगी तो यह बढ़कर आग एक दूसरे के समीप आ जाएंगी। और यदि यह स्थान नहीं छोड़ा जाएगा और पटरियाँ गर्मी के समय में गर्म होगी तो यह जब इनके बीच में गैप नहीं होगा तो यह इनके सबसे ज़्यादा चांस मुड़ने के हो जाएंगे और सर्दियों में यह सिकुड़ने लगेंगी तो यह तब भी मुड़ने का इसमें चांस सबसे ज़्यादा रहेगा। इस कारण इनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है क्योंकि लोहा गर्म होकर फैलता है और खाली जगह पर चला जाता है। यदि जगह ना हो तो पटरी टेढ़ी हो जाएगी जिससे दुर्घटना हो सकती है, अतः ऐसा आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं क्योंकि ए जल ठंडे प्रदेशों में प्रचुरता में पाया जाता है, बी जल का विशिष्ट ऊष्मा कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है, सी पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, डी
ठंडे प्रदेशों में जड़ों द्वारा प्रचुर मात्रा में जल का अवशोषण होता है। तो इन 4 ऑप्शन के माध्यम से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इस कारण जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है, जिन ठंडे प्रदेशों में किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते हैं। आगे देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड या 4181 सेंटीग्रेड होता है। इसका आशय यह है कि ताप में बिना अधिक परिवर्तन के ही जल पर्याप्त ऊष्मा को अवशोषित या उन्मेचित कर सकती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? ए, पेट्रोल इंजन, बी, डीजल इंजन, सी, भाप इंजन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, पेट्रोल इंजन में। जैसा कि आप मोटर बाइक में देखते होंगे कि कार्बोरेटर इंजन के पास में लगा होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। इसके द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। ए, 1 किलो कैलोरी, बी, 30 किलो कैलोरी, सी, 80 किलो कैलोरी, डी, 50 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा कि 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 50 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न। ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है। क्या आयाम है इसका? ए, ml-1 t-2 थीटा-1, बी, ml-2 t-3 थीटा-1, सी, ml-1 t-1 थीटा, डी, ml t-3 थीटा-1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का डी, ml t-3 थीटा-1। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है। उस सम्मिश्रण का अंतिम तापमान होगा। ए, -5/3 डिग्री सेल्सियस, बी, -5/2 डिग्री सेल्सियस, सी, -5 डिग्री सेल्सियस, डी, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है। उस सम्मिश्रण का अंतिम तापमान होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी, 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम पानी में 10 डिग्री सेल्सियस पर मिलाई जाती है तो अंतिम तापमान होगा। ए, -35 डिग्री सेल्सियस, बी, -10 डिग्री सेल्सियस, सी, 5 डिग्री सेल्सियस, डी, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर देखें कि
0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ़ 10 ग्राम पानी में 10 डिग्री सेल्सियस पर मिलाई जाती है तो अंतिम तापमान क्या हो जाएगा? तो हमारा निकल कर आ जाएगा डी 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आसपास का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और कितने समय में या मिनटों में इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? ए 10, बी 5, सी 15/2 यानी कि 7.5 इसका मान हो जाएगा, डी 25/3। तो इन ऑप्शन में से 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 15/2 या 7.5। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? ए 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस तक, सी 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, डी 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अगला या इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार। अगला व्याख्या है हमारी, विकिरण पायरोमीटर से 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापक्रम नापा जा सकता है। यह उच्च तापमापी उपकरण है। इससे दूरस्थ वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप मापा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं। उनमें क्या शीघ्र अतिशीघ्र ठंडा होगा? ए घन, बी गोल, सी वृत्ताकार प्लेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन ऑप्शन के माध्यम से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी वृत्ताकार प्लेट। अगला देखते हैं इसकी व्याख्या को। जिसकी पृष्ठ सतह अधिक होती है वह 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद सबसे पहले ठंडी होती है। उपरोक्त में से वृत्ताकार प्लेट की सतह अधिक है, अतः यह गर्म करने के बाद छोड़ देने पर शीघ्र अतिशीघ्र ठंडी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व ए बढ़ जाता है या बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन के माध्यम से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। देखेंगे इसके व्याख्या को जरा सा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है क्योंकि गेंद के आयतन में वृद्धि होने से प्रभावी घनत्व हो जाता है। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन, जबकि गेंद का द्रव्यमान नियत रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कुछ चित्र के माध्यम से, तो इनको देखेंगे हम थोड़ा सा जूम करके। यह धातु की चादर में आसमान व्यास D1 तथा D2 यानी कि D1 इज ग्रेटर देन D2 के 2 छेद बनाए जाते हैं। यदि चादर को गर्म किया जाए तो D1 घट जाएगा तथा D2 बढ़ जाएगा। B D1 तथा D2 दोनों घट जाएंगे। C D1 तथा D2 दोनों बढ़ जाएंगे। D
D1 बढ़ जाएगा तथा D2 घट जाएगा। तो इसका सही उत्तर देखें कि हो जाएगा हमारा C, D1 तथा D2 दोनों बढ़ जाएंगे। यदि धातु की चादर में असमान व्यास वाले D1 D2 के दोनों छेद बनाए जाते हैं, तो यदि चादर को गर्म किया जाए तो D1 D2 दोनों बढ़ जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ए, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी, वायु दाब बढ़ जाता है, सी, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, डी, वायु दाब घट जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है, इसलिए गुब्बारा फट जाएगा। देखते हैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या को। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन ए, धीरे धीरे बढ़ेगा, बी, धीरे धीरे घटेगा, सी, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, डी, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। देखते हैं इसकी व्याख्या को। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा तथा फिर घटने लगेगा। जल के बर्फ में परिवर्तन होने पर आयतन बढ़ जाता है। बर्फ को धीरे धीरे गर्म करने पर वह जल में परिवर्तित हो जाती है तथा जल का आयतन बर्फ के आयतन से कम होता है। जल को जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो पुनः आयतन बढ़ने लगता है, अर्थात जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में भाप का दाब ए, इनमें से कोई नहीं, बी, लगातार बढ़ता है, सी, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है, डी, पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और बाद में हमको इनके कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर मिलाएंगे, देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ए, प्रबल वायु, बी, उच्च आर्द्रता, सी, उच्च ताप, नंबर 4 शुष्क हवा। तो इन चारों में से पहला प्रबल वायु हो जाएगा और तीसरा उच्च ताप हो जाएगा और शुष्क वायु हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा उच्च आर्द्रता नहीं होगा। तो 3 जहाँ पर हो या 2 जहाँ पर हो वह हमको ऑप्शन काट देना है। ये कट जाएगा पहले से ही हमारा। और तीनों ये जहाँ पर हों तो जहाँ यहाँ पर एक ऑप्शन पहले से कम है, यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा निकल कर आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले
प्रश्न से पहले हम इसकी व्याख्या को देखेंगे जरा सा। कपड़ों को सुखाने में प्रबल वायु, उच्च ताप एवं शुष्क हवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस दशा में वाष्पीकरण उच्च होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। ए अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से भी अधिक, बी अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक, सी दोनों वस्तुओं के तापों के योग के बराबर, डी कम ताप वाली वस्तु के ताप से भी कम। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक। देखेंगे इसकी व्याख्या को। जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। इस प्रकार अधिक ताप वाली वस्तु के ताप में कमी तथा कम ताप वाली वस्तु के ताप में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। ए धीमी गति के इलेक्ट्रॉन, बी तेज गति के इलेक्ट्रॉन, सी विद्युत चुंबकीय तरंगें, डी धीमी गति के न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी विद्युत चुंबकीय तरंगें। व्याख्या इसकी देखेंगे। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। इसमें या इनमें प्रकाश किरणों के सभी गुण पाए जाते हैं। प्रकाश एवं एक्स किरणों में एक मात्र अंतर होता है कि एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य प्रकाश की अपेक्षा कम होता है, जिससे इसकी ऊर्जा प्रकाश किरणों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ए 290 केल्विन, बी 310 केल्विन, सी 300 केल्विन, डी 305 केल्विन। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है हमारा चार ऑप्शन में से बी 310 केल्विन। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या को देखेंगे। मानव शरीर का तापमान लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पैमाने पर यह ताप C/5 बराबर 32 F-32/9 का प्रयोग करने पर, यानी कि यह फार्मूला जब हम प्रयोग करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आता है। अतः केल्विन पैमाने पर यह ताप 273 + 37 बराबर 310 केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। ए कन्वेंशन, बी कंडक्शन, सी रेडिएशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी कंडक्शन। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया या क्रिया को कहते हैं कंडक्शन। व्याख्या इसकी है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। इस क्रिया में एक कण अपनी ऊर्जा को अपने पड़ोसी कण को देता है। इस प्रकार ऊर्जा पूरे ठोस द्रव में फैल जाती है। यह क्रिया केवल ठोसों में होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी तीनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा ए चालन। और इस
खाली स्थान पर हम चालन भर देंगे। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण चालन कहलाता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ के कण अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण अपने पड़ोसी कणों को क्रमशः करते चले जाते हैं, जबकि संवहन में कण वास्तविक रूप से चलायमान होकर ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होती है तो ए, यह ऊष्मा का अवशोषण करता है, बी, इसका तापक्रम कम होता है, सी, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या को। जब द्रव वाष्प में बदलता है तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो इसी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का निष्कासन होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, संघनन क्या है? ए, ऊष्मा ऊर्जा को ठंडी ऊर्जा में परिवर्तित करना, बी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, सी, ठोस का परिवर्तन, डी, गैस का द्रव में परिवर्तन। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। देखते हैं इसकी थोड़ा सा व्याख्या को। संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है। गैसों का द्रव में परिवर्तन द्रवीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आज के जितने भी 50 से 60 या 70 प्रश्न के आसपास थे उनको हमने आपके साथ में चर्चा किया। और यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार कमेंट करके हमें कमेंट ज़रूर दें कि आपकी राय क्या है और आपको यह वीडियो कैसा लगा है। और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाइए और सेलेक्ट करके आप उन क्लासों को देख सकते हैं कि जो पिछली क्लासों में पढ़ाया गया साइंस, भूगोल, इतिहास, घटनाचक्र पूर्वावलोकन की इतिहास भी कंप्लीट कर दी गई है, जिसमें थोड़ा सा आधुनिक भारत का पार्ट रह गया है, उसको हम पढ़ा देंगे। और भौतिक विज्ञान की यह श्रृंखला चल रही है, आप इसको देख सकते हैं। और सुबह के समय में आप संविधान की घटनाचक्र पूर्वावलोकन देख रहे होंगे। तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो आप इन क्लासों को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में या अगली किसी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।